टॉपिक समझाने जा रहे हैं 10th क्लास का, उस टॉपिक का नाम है मानव में पोषण। तो आज पढ़ने जा रहे हो मानव में पोषण की क्रिया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। पोषण क्या है हमने पिछले लेक्चर में समझा दिया है। मानव पोषण के आधार पर सर्वाहारी जीवधारी यानी आमनीओरस है। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? ये भोजन के रूप में दो मेथड से ये भोजन को ग्रहण करता है। ये शाकाहारी भी है, ये मांसाहारी भी है, इसीलिए हम इसको सर्वाहारी कहते हैं। इसके लिए इसके बॉडी में पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को पचाता है, पचित सरल भोजन का अवशोषण करता है और अपचित भोजन को अपने बॉडी से बाहर त्याग देता है। इसके लिए इसके बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, पाचक ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन प्रकार की, लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड्स, यकृत लीवर, आग्नेयाशय पैंक्रियाज। एलिमेंट्री कैनाल, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज आपस में मिलकर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक प्रकार के अंग की हमको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करते हैं। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है शरीर के अंदर स्थित है, माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई बॉडी के अंदर स्थित है। जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल का पिक्चर दिखाया, ये माउथ है, ये एनस है, ये माउथ है, ये एनस है। ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई एक कुंडलित ट्यूब है, एक कुंडलित नलिका। माउथ एक चैम्बर में खुला हुआ है, जिस चैम्बर में खुला हुआ है उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। ये बक्कल कैविटी एक छोटी सी थैली जैसी रचना में खुली है, हम इसे ग्रसनी फारिंग्स कहते हैं। इस फारिंग्स का संबंध एक लंबी ट्यूब से, इस ट्यूब को ऑसोफैगस कहते हैं। ऑसोफैगस का संबंध एक थैली रूपी बड़ी रचना से, जिसे स्टमक कहते हैं। स्टमक का संबंध काफी लंबी कुंडलित ट्यूब से, इस काफी लंबी कुंडलित ट्यूब को इंटेस्टाइन कहते हैं। यानी जो मानव का आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल में कई भाग हैं, जैसे माउथ है, बक्कल कैविटी है, फायरिंग्स है, ओसोफैगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। अब हम बात करते हैं माउथ की। अभी हमने समझाया ये माउथ एक कैविटी में ओपन है, जिस कैविटी में ओपन है उस कैविटी को हमने बक्कल कैविटी कहा। इस बक्कल कैविटी के अंदर जीभ है, टंग है, दांत हैं, टीथ है। इस जीभ का कुछ फंक्शन है, दांत का भी कुछ फंक्शन है। जीभ का क्या फंक्शन हम आगे समझाते हैं, लेकिन पहले इन दांत के बारे में समझोगे, टीथ के बारे में समझोगे। मानव के जो दांत हैं वो जबड़ों के हड्डियों के अंदर फिट हैं, ऐसे दांत को थीकोडंट कहते हैं। मानव के मुख गुहा में जो दांत पाए जाते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, यानी मानव विषम दंती हेट्रोडंट प्रकार का होता है। जैसे हमने दांत का विन्यास दिखाने के लिए ये ऊपरी जबड़ा दिखाया है, ये निचला जबड़ा दिखाया, और फिर हमने इसके जबड़े को चार भागों में बांट दिया, 1 2 3 4। अब एक भाग का हम दंत विन्यास समझा करके चारों भाग के दंत विन्यास को क्लियर कर देंगे। अब अगर हम इसमें देखते हैं केवल एक भाग में, तो ये दो चपटे दांत आगे की तरफ हमको दिखाई देते हैं, हम इनको इंसाइसर टीथ कहते हैं। एक हमको ये नुकीला दांत दिखाई देता है इंसाइसर के बगल, इसे हम कैनाइन टीथ कहते हैं। इस कैनाइन के बगल दो चपटे दांत दिखाई देते हैं, इनको प्रीमोलर टीथ कहते हैं। इस प्रीमोलर के बगल तीन चपटे और काफी चौड़े दांत दिखाई देते हैं, इनको मोलर टीथ कहते हैं। इंसाइसर टीथ को स्मॉल आई से, कैनाइन टीथ को स्मॉल सी से, प्रीमोलर टीथ को पीएम से, मोलर टीथ को यम से इंडिकेट करते हैं। जैसे अभी हमने कहा, ये हमारे माउथ कैविटी के अंदर जबड़ों पर उपस्थित दांतों का विन्यास है। अब इस विन्यास को हम लिखते हैं। अभी हमने कहा इंसाइसर टीथ की संख्या 2 होती, एक टीथ कैनाइन होता है, 2 टीथ प्रीमोलर होते हैं, 3 टीथ मोलर होते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही इस साइड में हो गए 2 1 3 2 5 3 8 दांत, ऐसे 8 इधर 16 होंगे और नीचे 16 होंगे, 32 होंगे। तो हम इसका एक फार्मूला लिखते हैं। ऐसे फार्मूला को हम कह सकते हैं कि यह दंत फार्मूला है।
ये डेंटेशन फार्मूला है। ऐसा डेंटेशन फार्मूला के द्वारा हम दांतों के विन्यास को प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार से 32 दांत हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 32 दांत कब आते हैं? जब हम परिपक्व हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको परमानेंट टीथ कहते हैं। लेकिन जब हमारी आयु 6 वर्ष से कम रहती है तो इन दांतों की संख्या केवल 20 रहती है। हम उन 20 दांतों को मिल्क टीथ कहते हैं। ये मिल्क टीथ कहते हैं। तो मिल्क टीथ की संख्या 20 है, परमानेंट टीथ की संख्या 32 है। मिल्क टीथ गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ का बाद में विकास हो जाता है। यानी 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए हम इसे डायोफायोडंट कहते हैं। लेकिन 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं, इसे मोनोफायोडंट कहते हैं। ये हो गया दांतों का विन्यास। अभी हमने बात किया टीथ की, दांत की। हमारी इस माउथ कैविटी में लार ग्रंथियां खुली हुई हैं। सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की है। ये हमारा कान है, इसी के ठीक नीचे ग्रंथि है, एक जोड़ी है, हम इसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ऐसे ही बक्कल कैविटी के नीचे है, इसे हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। ऐसे ही जीभ के नीचे है, इसे सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे इस माउथ कैविटी के अंदर खुली होती हैं। फंक्शन क्या है इन लार ग्रंथियों का? लार निकालना, सलाइवा निकालना। देखोगे सलाइवा निकालते हैं। ये सलाइवा प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर तक निकालते हैं। यानी 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा, लार, हमारी ये लार ग्रंथि हमारे माउथ कैविटी में प्रतिदिन निकालते हैं। इस लार ग्रंथि से निकाली गई लार में लाइसोजाइम एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम है, साथ में चिपचिपा पदार्थ है, अधिकांश मात्रा में पानी। ये हमारे सलाइवा का कंपोजिशन है। इस सलाइवा का फंक्शन क्या है? जीभ की सहायता से इस सलाइवा को भोजन में मिला दिया जाता है, इसलिए भोजन चिपचिपा और लसलसा हो जाता है। भोजन को दांत से कूच दिया जाता है, अब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, हम इसे बोलस कहते हैं। इसे हमको निगलने में फारिंक्स के द्वारा भोजन को सुविधा प्राप्त होती है। लार में पाई जाने वाली जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये अगर भोजन के साथ कोई हानिप्रद जीवाणु आए हैं, बैक्टीरिया आए हैं, तो उनको नष्ट कर देती है। यानी लार एक प्रकार से एंटीसेप्टिक है। इसमें जो टाइलिन एंजाइम पाई जाती है, जिसका अब नाम सलाइवरी अल्फा एमाइलेज है, इसका फंक्शन है भोजन में आए हुए स्टार्च की कुछ मात्रा को डाइजेस्ट करके माल्टोज में बदल देती। यानी भोजन का डाइजेशन, पाचन हमारे माउथ कैविटी में ही सलाइवा के द्वारा स्टार्ट हो जाता है। अब हमने इस बोलस को यानी भोजन के चिपचिपे टुकड़ों को निगल लिया है। किसके द्वारा निगल लिया है? फारिंक्स के द्वारा। अब ये बोलस आसोफैगस में आते हैं। आसोफैगस की दीवार कर्मा कुंचन गति करती है। अब भोजन के ये पार्टिकल्स यहाँ से निकल करके स्टमक में आते हैं और स्टमक में भोजन फिलअप हो जाता है, यानी भर जाता है। मेरे पढ़ाई के अनुसार ह्यूमन ने फूड को ग्रहण कर लिया है और फूड उसका इस समय स्टमक में भरा हुआ है। आगे का प्रोसेस कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, भोजन कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है, जो नहीं पचता उसको बॉडी से बाहर कैसे त्यागा जाता है, ये भी हम समझाते हैं, लेकिन अगले वीडियो में समझाते हैं। ओके।